नीट पेपर 2020 का सॉल्यूशन कर रहे थे। तो अब ये क्वेश्चन नंबर 37 आपका स्क्रीन पर है, आप इसको देखें। द रेशियो ऑफ contributions made by the electric field and magnetic field components to the intensity of an electromagnetic wave is अब इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन देखेंगे। फिलहाल C:1 है, 1:1 है और 1:C है और 1:C²। सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के विषय में जाना, जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी UE इक्वल टू होता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट कैपिटल स्क्वायर। UB मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी μ0/2 B²। लेकिन एक खास बात होती है कि इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है इक्वल होता है, UB इक्वल टू UC। तो जब रेशियो हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1:1 आएगा। ठीक है, इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है सेम होता है। इस तरह से ऑप्शन देखें आप, ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38। तो जो 38 नंबर क्वेश्चन है उसको आप देखें। उसमें क्या कह रहा था कि द ब्रिस्टर एंगल, तो ये ब्रिस्टर एंगल है उसके विषय में थोड़ा सा बता दें। यह पोलराइजेशन ऑफ लाइट से लिया गया है। तो उसमें किसी रिफ्लेक्टिव सरफेस पर अगर लाइट एक डेफिनिट निश्चित आपतन कोण पर आपतित होता है तो वह समतल ध्रुवित हो जाता है। वह निश्चित जो आपतन कोण है उसे IP से लिखा जाता है, और यह जो IP होता है इसी को कहते हैं ध्रुवण कोण। ठीक है, या फिर ब्रिस्टर एंगल भी इसको कहते हैं। अब इसका जो फार्मूला है N = tan IP, ये इसका फार्मूला है। और ये इसमें ये कह रहा था कि जो ब्रिस्टर एंगल है वो कितना होना चाहिए, कितना हो सकता है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो वैल्यू है tan की, हमें tan की वैल्यू उससे IP की वैल्यू निकालेंगे, लेकिन N की वैल्यू सबसे पहले हम जानना। किसी मीडियम के लिए अगर वैक्यूम को छोड़ दिया जाए तो N की जो वैल्यू होती है वह >1 और ∞ से छोटी। ठीक है, अब इस N के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं tan IP। तो ये देखिए, ये 1 हो गया और ये ∞ हो गया। tan इनवर्स से ऑपरेट करते हैं तो आपका ये हुआ tan इनवर्स 1, ये हुआ आपका IP और ये हो गया tan इनवर्स ∞। तो ये मालूम होना चाहिए कि tan की वैल्यू 1 कब होती है। ये इनवर्स फंक्शन है tan का, तो tan की वैल्यू 1 कब होती है, तो tan की वैल्यू होती है 145 डिग्री पर। ठीक है, और इन्फिनिटी कब होती है ये पता है आपको, 90 डिग्री पर होती है। तो इस तरह से जो ब्रिस्टर एंगल IP है या पोलराइजेशन एंगल IP है उसकी वैल्यू 45 से बड़ी और 90 से छोटी। तो इसमें जो ऑप्शन है उसे आप देखें पर स्क्रीन पर, तो आपको क्या दिख रहा है। पहला वाला 0 to 30 दिया हुआ है, 30 से 45 सेकेंड वाला दिया हुआ है, और थर्ड है 45 से 90, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाता है। इस तरह से आगे बढ़ते हैं 39, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 अगर आप देखें तो इसमें क्या दिया है, ए सिलेंडर कंटेन्स हाइड्रोजन गैस ऑफ एट प्रेशर ऑफ 249 किलो पास्कल। यहाँ देखिए प्रेशर दिया है 249 किलो पास्कल। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 249 × 10⁻³ पास्कल। ठीक है, ये प्रेशर दिया हुआ। इसके बाद टेम्परेचर दिया है, कैपिटल T की वैल्यू देखो कितना दिया है, तो
तो डिग्री सेंटीग्रेड में 27 दिया है, केल्विन में चेंज करने के लिए आप इसमें 273 ऐड कर सकते हैं, तो आपका आ गया यहाँ पे 300 केल्विन। अब आपसे पूछा है इसमें उसकी डेंसिटी कितनी हो जाएगी, और साथ में आर की वैल्यू यहाँ पे गिवन है, दिया गया है 8.3 जूल मोल इनवर्स एंड पर केल्विन, ये दिया हुआ है इस तरह से, और ऑप्शन दिए गए हैं। पर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें ध्यान रखना है कि आपका आइडियल गैस इक्वेशन है, आपको पता भी अच्छी तरह से, PV इज इक्वल टू म्यू आर टी। यहाँ पे 1 मोल हाइड्रोजन गैस की बात होगी, तो डेंसिटी की बात करें, जब 1 मोल की बात हम करेंगे तो यह आ जाएगा PV इज इक्वल टू आर टी। लेकिन इस फार्मूले में कहीं भी डेंसिटी नहीं है, तो पहले हम लोग डेंसिटी इसमें लाएंगे। ठीक है, आपको पता है कि डेंसिटी इज इक्वल टू होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू, ठीक है भाई, या डी लिख सकते हैं आपकी मर्जी, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है भाई, अब अगर वॉल्यूम निकालना है यहाँ से तो मास अपॉन क्या बन जाएगा, डेंसिटी बन जाएगा। तो यहाँ V को हटाते हैं और M अपॉन D को लाते हैं। अब ये देखिए ये फार्मूला तैयार हो गया। हमें तो D चाहिए था, तो D इज इक्वल टू जब हम निकालने वाले हैं तो ये आ जाएगा PM अपॉन RT। अब हमारे पास P है, T भी है, R भी है, लेकिन ये M नहीं है। तो हाइड्रोजन गैस की बात कर रहा है तो उसका मॉलिक्यूलर वेट 2 हो जाएगा, 2 ग्राम। अब इसको चेंज कर देंगे, 2⁻³ किलोग्राम। तो सब कुछ मिल गया, अब वैल्यू पुटअप करना है और सॉल्व कर लेना है। तो देखो P की वैल्यू है 249 × 10⁻³ M की वैल्यू है 2 × 10⁻³ और R की वैल्यू है 8.3 और उसके बाद बचा टेम्परेचर, ये आपका आ गया 300 केल्विन। अब इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करके देखा जाए क्या आता है। ये लगभग देखो 30 इससे कैंसिल हो रहा है, तो हमें यहाँ पे 3 के इसमें मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा, लेकिन यहाँ 0.1 है तो 30 का मल्टीप्लाई करने से आएगा। ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। अब जो बचा उसको देख लो, इससे ये कैंसिल हो गया 10, ये भी खत्म हो गया। अब जो बचा उसको देख लीजिए, ये 10⁻³ 10⁻³ भी कैंसिल हो गया। अब 10 और 2 बचा है, यानी 0.2 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, ये आंसर आपका आ रहा है। अच्छा, एक खास बात और देख लीजिए कि मतलब क्वेश्चन का जो डिजिट है किस तरह से सेट किया गया कि बच्चों को कहीं भी कैलकुलेशन पर भी बहुत प्रॉब्लम ना आवे। देखो सब सारा आसानी से कैलकुलेट हो गया। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो आपका इसमें ऑप्शन आप देखें स्क्रीन पर, ऑप्शन नंबर आपका ये 2 सही हो जाता है, 0.2 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 आप देख लें, इसमें क्या दिया हुआ है। A ray is incident at an angle of incidence I on one surface of a small angle prism and emerges normally from the opposite surface if the refractive index of the material of the prism is mu, then the angle of incidence is nearly equal to। तो अब देखो आप, ये क्या कह रहा था। ये एक प्रिज्म है, इस पर इस तरह से एक लाइट आ रही है जो दूसरे वाले सरफेस से नॉर्मल हो जाती है,
बाहर निकलते समय दूसरे वाले सरफेस पर नॉर्मल हो जाती है, ऐसे है। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे पहले सरफेस पर नॉर्मल हमने बना दिया, तो ये एंगल आई हो जाता है। अब हम एक और डायग्राम बना रहे हैं, जो जनरल डायग्राम है। वो डायग्राम क्या है, ऐसे देख लो, एक लाइट रे है और इसका ये जो एंगल है प्रिज्म एंगल ए है, ध्यान से देखें। तो ये देखो यहाँ पे एक नॉर्मल हमने ड्रा किया। अब क्या होता है, ये जो पहला सरफेस है, इसको रिफ्रैक्शन के बाद ये यहाँ आती है दूसरे सरफेस पे। दूसरे वाले सरफेस पे एक नॉर्मल हम ड्रा कर लेते हैं, फिर ये इस डायरेक्शन में मान लीजिए चले जा रहे, तो इमर्जेंट रे ये हो जाती है और ये रिफ्रैक्टिव रे हो जाती है और ये इंसिडेंट रे हो जाती है। यहाँ पे देखें आप, ये जो एंगल है इसे हम आई मान लेते हैं। ये पहले वाले एंगल को R1, दूसरे को R2, ठीक है भाई। तो एंगल ऑफ डेविएशन ये बनता है, इसको पीछे कर लेते हैं, इसको पीछे कर लेते हैं, तो यहाँ पर ये बन जाता है एंगल ऑफ डेविएशन, जिसको हम डेल्टा से लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर एक खास रिलेशन मिलता है हमको, वो रिलेशन है R1 + R2 = A। अब इस रिलेशन का हम यहाँ पर देखते हैं क्या इंपॉर्टेंस है। ये देखो, ये हमने R1 बना लिया और यहाँ देखो इसका जो नॉर्मल है उसी डायरेक्शन में ही ये रे जा रही है और उसी डायरेक्शन में निकल भी रही है। तो यहाँ जो R2 की वैल्यू है वह 0 हो जाती है। यहाँ देखो जो नॉर्मल से एंगल है वो R2 है और यहाँ पे जो नॉर्मल से एंगल है वो कह रहा है कि नॉर्मल डायरेक्शन में ही है, तो इसका मतलब नॉर्मल से जो एंगल इसका है वो 0 है। तो यहाँ पे खास बात है कि R2 की वैल्यू दिया गया है 0 और इसको तो हमने R1 मान ही लिया। तो ये हो गया R1 और +0 = A बन जाता है। तो यहाँ से हमारे पास आता है R1 = A। अब यहाँ पर हम स्नेल्स लॉ अप्लाई कर देते हैं, पहले वाले सरफेस पर स्नेल्स लॉ अप्लाई कर लेते हैं। तो स्नेल्स लॉ क्या है, यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू से दिया है, ये बनता है sin I / sin R। ठीक है भाई, समझ गए। अगले केस में अब इसको थोड़ा सा हम आगे बढ़ाएंगे, तो ये μ = I / R भी हम लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं ये मालूम होना चाहिए। इफ थीटा टेंड्स टू 0, ठीक है, देन साइन थीटा टेंड्स टू थीटा। अगर थीटा बहुत छोटा है तो साइन थीटा क्या होता है, थीटा को ही चेंज कर जाता है, टेंड्स कर जाता है, या फिर हम साइन थीटा के जगह पे थीटा लिख सकते हैं। तो आई भी एंगल यहाँ छोटा है, ए भी छोटा है, आर भी छोटा है, तो ऐसे केस में साइन आई = I और साइन आर = R हम लिख लेंगे। तो यहाँ से μ = I / R आ गया। अब μ = I और जो R की वैल्यू है वो है कैपिटल A। तो यहाँ से हमारे पास क्या मिला, I = μ × कैपिटल A। ये रिजल्ट हमारे पास निकल के आया। अब हम ऑप्शन को देखेंगे ध्यान से। तो पहले ऑप्शन में दे रहा है A/2μ, दूसरे में दे रहा है 2A/μ, तीसरे में μ × A, और चौथा जो आपका रिजल्ट है वह है μA/2, यानी तीसरा वाला ऑप्शन आपका सही हो जाता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41। तो क्वेश्चन नंबर 41 है, उसमें ये दिया हुआ है कि द सॉलिड विच हैव द नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस आर। नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट किसके पास होता है, पहले टेम्परेचर कोफिशिएंट के विषय में जानना है। R = R0 1 + α2। ये रेजिस्टेंस का टेम्परेचर में ग्रोथ के लिए एक फार्मूला है जो एक्चुअली मेटल के लिए होता है, लेकिन अल्फा की वैल्यू अलग अलग तरह के मटेरियल के लिए अलग अलग हो जाता है। तो जो कंडक्टर्स हैं उनके लिए अल्फा पॉजिटिव होता है, यानी टेम्परेचर को बढ़ाने पर उनका जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाता है। इसी तरह से जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनके लिए नेगेटिव होता है।
मतलब ये हुआ कि उनका टेम्परेचर, सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जैसे जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, इनका टेम्परेचर जब बढ़ाते हैं तो इनका जो रेजिस्टेंस है वो घट जाता है, यानी उनका टेम्परेचर कोफिशिएंट नेगेटिव होता है, अल्फा क्या है वो नेगेटिव होता है। लेकिन इसमें अब ऑप्शन से ही ध्यान से आंसर देना है। और जो इंसुलेटर्स होते हैं इन जनरल उनका टेम्परेचर कितना भी बढ़ा दिया जाए, इन जनरल की बात हो रही है, तो उनके रेजिस्टेंस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि जब वो उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, उसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं करते, उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करती, तो फिर रेजिस्टेंस की बात हम नहीं कर सकते। लेकिन कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जिनका टेम्परेचर बढ़ाने के बाद कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स उसमें बनने लगते हैं। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स बनने का मतलब क्या हुआ कि पहले उसमें करंट जीरो फ्लो कर रहा था, अगर कहीं फ्री इलेक्ट्रॉन बनने के चांस हैं तो इसका मतलब साफ है कि पहले से अगर तुलना करेंगे तो उसमें करंट फ्लो होने के चांसेस बनने लगते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का बढ़ना मतलब क्या हुआ, रेजिस्टेंस का घटना। तो इस बात को देखते हुए अगर हम ऑप्शन पर ध्यान दें तो पहला मेटल्स दिया है, तो मेटल का तो क्लियर हो गया कि आपका पॉजिटिव होता है। इंसुलेटर वनली लिखा हुआ है, तो इंसुलेटर मैंने पहले ही बता दिया कि इन जनरल, इसमें अगर बात हम जनरल करेंगे तो टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन आपको स्पेसिफिक केस मैंने बता दिया। तीसरा है सेमीकंडक्टर्स वनली, सेमीकंडक्टर का पता ही चल गया। लेकिन चौथा जो ऑप्शन दिया है इसमें लिखा है इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर, यानी ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ये आपका हो जाता है, अभी तक आपने देखा था क्वेश्चन नंबर 140 तक हो गया था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर ये 41 क्वेश्चन नंबर हो चुका। 42 क्वेश्चन नंबर की तरफ हम लोग बढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 42, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 42 यह है द फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल इन ए सिंपल हार्मोनिक मोशन इज, यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन में, सरल आवर्त गति में फेज डिफरेंस हमें जानना है, और वो भी किसमें, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन। तो बहुत सिंपल मामला है, आप देखें y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ये होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन। अगर इसको हम t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t वी हैव dy अपॉन dt इज इक्वल टू, या ऐसे देखो क्यों डिफरेंशिएट कर रहा है, इसका वजह भी तो जानना होगा। देखो जो वेलोसिटी है, ठीक है, वेलोसिटी v इज इक्वल टू dx अपॉन dt। अगर हम डिस्प्लेसमेंट का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देते हैं तो हमें dx अपॉन dt मिलेगा। चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो इस तरह से वेलोसिटी का फार्मूला है। इसी तरह से एक्सेलरेशन का फार्मूला ए इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी हो जाता है, यानी कहीं वेलोसिटी दिया हो उसका डिफरेंशिएशन हम किसके साथ करना, टाइम के रिस्पेक्ट में करना, तो हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो ये सीधा सीधा क्वेश्चन बन जाता है। तो अगर हम और सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो वेलोसिटी उसको यू से हम डिनोट कर लेते हैं, पार्टिकल की वेलोसिटी को, तो u इज इक्वल टू हो जाता है डी डी टी ऑफ यू, ऐसे लिख सकते हैं। डी वाई अपॉन डी टी का मतलब ये होगा डी डी टी ऑफ यू। अब यहाँ लिख दिया डी डी टी ऑफ यू, यू के जगह पर है ए साइन ओमेगा टी। अच्छा, एक फार्मूला और जानना है आपको, वो क्या है, डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन में क्या है कि आपको जानना है कि डी डी थीटा ऑफ
साइन ए थीटा या साइन के थीटा, ध्यान दीजिएगा, ये हो जाता है के कास के थीटा। इसी तरह से डी थीटा ऑफ कास के थीटा ये हो जाता है माइनस के साइन के थीटा। मतलब क्या है, साइन के थीटा, ये के क्या है, कांस्टेंट है। तो आप देखें जब डिफरेंशिएशन हो रहा, के बाहर हो गया और साइन का कास बन गया। इसी तरह से जब कास का हम करते हैं तो ये कांस्टेंट बाहर निकल आया और कास का माइनस साइन बन जाता है। उसका उपयोग हम लोग कर लेते हैं। देखें ध्यान से, पहली बात तो ये ए पहले ही से बाहर है। अब यहाँ साइन ओमेगा टी लिखा हुआ है, तो यक्स के जगह पे टी है और के के जगह पे ओमेगा है, तो क्लियर हो गया, ओमेगा पहले आ गया और साइन इसमें चेंज हो गया कास में, कास ओमेगा टी, यह यू निकल गया। अब हम एक्सेलरेशन निकालेंगे, ठीक है, यानी त्वरण। तो त्वरण को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन में एल्फा से लिखते हैं। तो एल्फा इज इक्वल टू त्वरण के फार्मूले से आ गया डी यू अपॉन डी टी, ठीक है भाई। अब हम यहाँ वैल्यू रखेंगे तो एल्फा इज इक्वल टू हुआ डी डी टी ऑफ यू, और यू की वैल्यू है ए ओमेगा कास ओमेगा टी, ठीक है भाई। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ए ओमेगा तो पहले से बाहर है और एक ओमेगा यहाँ से फिर आया तो ओमेगा स्क्वायर हो गया और ये माइनस लगा, कास समथिंग का साइन समथिंग, साइन ओमेगा टी। समझ गए आप, क्लियर। तो हम लोगों के पास आया एल्फा इज इक्वल टू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर और साइन ओमेगा टी, ये आ गया। यह जो है यह एक्सेलरेशन का इक्वेशन है और यह डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है। और ये देखिए यहाँ पे सेकंड इसको बना देते हैं, थर्ड इसको बना देते हैं। तो मैं एकदम स्पष्ट पहले कर दूं, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन, ये हो गया वेलोसिटी का इक्वेशन और ये हो गया एक्सेलरेशन का इक्वेशन। तो तीनों ये आप देख ले, तीनों के जैसे यहाँ पे फेज डिफरेंस पूछा किसके किसके बीच में, वाई यानी डिस्प्लेसमेंट और अल्फा यानी एक्सेलरेशन के बीच में। आपसे पूछ सकता है अल्फा और यू के बीच में, आपसे पूछ सकता है यू और वाई के बीच में अगली परीक्षाओं में। तो इसको पूरा सीख लीजिए। पहले फेज डिफरेंस होता क्या है, अगर हम इक्वेशन लिखें यहाँ पर वाई इज इक्वल टू ए वन साइन ओमेगा, ठीक है, साइन थीटा वन टी, और दूसरा लिखें वाई इज इक्वल टू ए टू साइन थीटा वन प्लस एल्फा, साइन थीटा वन प्लस एल्फा, ऐसे लिख दें। तो आप देखेंगे कि जो आर्गुमेंट है साइन का ये वाला, इनके बीच का जो डिफरेंस है वही फेज डिफरेंस है। यहाँ पे ये आर्गुमेंट ही जो ये इसका है कोड वाला पार्ट, यही फेज को रिप्रेजेंट करता है। मतलब क्या हुआ कि फेज डिफरेंस डेल्टा फाई इज इक्वल टू दिस एंगल माइनस दिस एंगल, मतलब थीटा वन प्लस एल्फा और माइनस थीटा वन, दिस इज इक्वल टू एल्फा। तो इन दोनों के बीच में ये अल्फा ही क्या है, फेज डिफरेंस है। अब हमें क्या करना चाहिए, ये यहाँ यूज करने के लिए इसको इसी फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, अल्फा इज इक्वल टू, अब इसी फॉर्म में चेंज कर देंगे। इसको हम लिख सकते हैं ए ओमेगा स्क्वायर और साइन, ठीक है, ओमेगा टी प्लस पाई। तो ये देखो थीटा वन प्लस एल्फा, थीटा वन प्लस एल्फा और दिस इज थीटा वन, ठीक है, या थीटा ही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे आप थीटा भी दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे है साइन थीटा, यहाँ थीटा प्लस एल्फा, तो एल्फा इज फेज डिफरेंस। अब इन दोनों को मिला लीजिए, यहाँ पे है थीटा वन और यहाँ थीटा वन प्लस एल्फा, तो एल्फा की जगह पर कितना आया, पाई आ गया। तो फेज डिफरेंस कितना हो गया, पाई। अब आइए हम लोग पहले आंसर देख लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं। तो इसका जो फेज डिफरेंस आया, पहला दिया है पाई रेडियन, दूसरा दिया है 3 पाई बाई 2 रेडियन, तीसरा दिया है पाई बाई 2 रेडियन, चौथा दिया है 0। तो इसका मतलब आपका आंसर कौन सा हो जाता है, ऑप्शन नंबर 1, ये आपका आंसर हो जाता है। अब समझ गया।
लेकिन अब अगर ये भी जान लीजिए, अब अगर पूछता u और y में फेज डिफरेंस पूछता, तो मैं इसको भी यहीं बता दे रहा हूँ आपको। इसको हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं ऐसे, जरा ध्यान दीजिए, u इज इक्वल टू ए ओमेगा। अब इसको साइन में चेंज करना होगा, तो आप लिख सकते हो इसको साइन ओमेगा टी एंड प्लस पाई बाई 2। तो आपको पता है साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कास थीटा। तो अब देखो यहाँ थीटा की वैल्यू ओमेगा टी है, यहाँ थीटा की वैल्यू ओमेगा टी है, अल्फा के जगह पे क्या हो गया पाई बाई 2। यानी फेज डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इन सिंपल हार्मोनिक मोशन इज पाई बाई 2। ये हमेशा ध्यान में रखिए कि अगर वेलोसिटी और हम क्या कहते हैं वेलोसिटी, सॉरी एक्सेलरेशन मैंने कह दिया था, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का फेज डिफरेंस अगर हम जानना चाहें तो पाई बाई 2 होता है। अगर हमें जानना है वेलोसिटी, ये एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के, ये वेलोसिटी के बीच में, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, तो ये आ जाता है पाई। इसी तरह से निकालने का तरीका आप सीख लिए, तो कहीं भी दो वेव इक्वेशन दिए जाएंगे तो ऐसे ही आप फेज डिफरेंस निकाल सकते हैं। ऐसे सवाल आगे भी बन सकते हैं। तो इस तरह से फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाता है 43। इसमें देखेंगे क्या कह रहा, इसमें कह रहा था फाइंड द टॉर्क अबाउट द ओरिजिन व्हेन अ फोर्स ऑफ 3J। यहाँ देखो फोर्स दिया है F इज इक्वल टू वेक्टर फॉर्म में 3J न्यूटन एक्ट्स ऑन ए पार्टिकल हुज पोजीशन वेक्टर इज, यानी R की वैल्यू दिया है, पोजीशन वेक्टर दिया है 2 मीटर। तो एकदम सीधे फार्मूले पर डिपेंड क्वेश्चन है। टॉर्क टाउ इज इक्वल टू होता है R क्रॉस F, और छोटा क्वेश्चन बनाया जिससे आपको कहीं भी टाइम ना लगे। R की वैल्यू देखो 2K है और F की वैल्यू 3J है। 2 इंटू 3 6 आया। अब यहाँ बचा K क्रॉस J, बस K क्रॉस J की वैल्यू लिखनी है, इतने ही से काम आपका चलेगा। देखो इसको हम I यहाँ पे लेते हैं, J और ये K ले लिया, तो I क्रॉस J इज इक्वल टू K क्रॉस J क्रॉस K इज इक्वल टू I। ध्यान देना, I क्रॉस J इज इक्वल टू K, J क्रॉस K इज इक्वल टू I, K क्रॉस I इज इक्वल टू J। अब अगर उल्टा होगा तो K क्रॉस J इज इक्वल टू माइनस I, क्योंकि इस रोटेशन में प्लस और इस रोटेशन में माइनस। K क्रॉस J इज इक्वल टू माइनस I, J क्रॉस I इज इक्वल टू माइनस K, I क्रॉस K इज इक्वल टू माइनस J। ऐसे यहीं से हम जान सकेंगे। ये K क्रॉस J है, देखो भाई K क्रॉस J इज इक्वल टू माइनस I, तो इसकी वैल्यू माइनस I हो गई। तो इस तरह से आपका आंसर आया -6I। ठीक है, और इसका फार्मूला बनता है न्यूटन इंटू मीटर। तो टाउ इज इक्वल टू 6I। यहाँ 2-3 बातों पर ध्यान रखना है, ये कभी F क्रॉस R नहीं होगा, ये हमेशा R क्रॉस F होगा। अगर आप इसको उल्टा कर देंगे तो यहाँ माइनस वाला चिन्ह खत्म हो जाएगा, तो ऑप्शन में वो भी दिया होगा। तो अब ऐसे में आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे फार्मूला वगैरह ध्यान से जानना है। देखिए ऑप्शन में क्या दिया, 6I दिया है न्यूटन मीटर, दूसरा 6J न्यूटन मीटर, तीसरा -6I न्यूटन मीटर, और चौथा 6K न्यूटन मीटर। तो देखो 6 वाला माइनस भी दिया है, प्लस भी दिया है, तो सही आंसर कौन सा हुआ, -6I। यह ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाता है। ठीक है भाई। इसके बाद आगे एक और क्वेश्चन है, ये भी एकदम सीधे फार्मूले पे आधारित क्वेश्चन है, और इतने सारे क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं जो मैंने बार बार कहा कि एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं मिलेगा जो फार्मूले पे बेस्ड ना हो। एक चैप्टर फोटोमेट्री है जो इस समय सिलेबस में है नहीं सीधे सीधे, लेकिन अगर थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें तो आपको वो मिल जाएगा किसी न किसी फॉर्म में। फिलहाल क्वेश्चन क्या है कि लाइट विथ एन एवरेज फ्लक्स ऑफ
20 watt per centimeter square falls on a non-reflecting surface at normal incidence having surface of area 20 centimeter square. The energy received by the surface during time span of 1 minute is. देखो यहाँ पे एनर्जी रिसीव्ड Q इज इक्वल टू टोटल, ठीक है, या E भी लिख सकते हैं आप। ये आपका जो यहाँ पे फ्लक्स दिया हुआ है ये दिया है 20, तो फ्लक्स, ठीक है भाई, फ्लक्स पर स्क्वायर मीटर इज कॉल्ड इंटेंसिटी, तो ये हो गया I इंटेंसिटी। उसके बाद एरिया, ठीक है, उसके बाद टाइम, ये फार्मूला है, इंटेंसिटी एरिया इंटू टाइम। अब इंटेंसिटी इस क्वेश्चन में साफ साफ दे रहा है 20 वाट पर स्क्वायर मीटर, एरिया दे रहा है 20 स्क्वायर मीटर, और टाइम दे रहा है 1 मिनट। 1 मिनट को क्या लिखोगे, 60 सेकेंड। साल कर लो, आंसर आ गया, सोच लो। 24 और 1 2 3 एक हो गया 4, ठीक है भाई। ये किस में आ गया, जूल में आ गया। तो एक्चुअली आंसर देखिए कैसे दिया है ऑप्शन में, अगर आप पढ़ेंगे आप देख लीजिएगा, ऑप्शन देखना। पहला दिया है कि 1 × 10 × 10⁻³ जूल, 12 × 10⁻³ जूल, थर्ड दिया है 24 × 10⁻³ जूल, फोर्थ दिया है 48 × 10⁻³ जूल, मतलब 24 भी ही दिया हुआ है, तो यहाँ पे 3 आ गया। तो ऐसे में ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही हो जाता है। एक और क्वेश्चन हम इसमें दिखा दें। द मीन फ्री पाथ फॉर अ गैस विथ मॉलिक्यूलर डायमीटर d and number density n can be expressed as, देखिए ये सीधा फार्मूला ही है, ये फार्मूला है फ्री मीन पाथ का 1/√2n पाई d²। इस फार्मूले को याद रखना है। ये जो फार्मूला है फ्री मीन पाथ के लिए है, जो गैस मॉलिक्यूल के लिए भी है और फ्री इलेक्ट्रॉन्स के लिए भी है। कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स के लिए भी यही फ्री मीन पाथ का फार्मूला होता है, और गैस के लिए, गैस के मॉलिक्यूल के लिए भी यही फार्मूला होता है। तो ये सीधे फार्मूला ही है। अब ऑप्शन दिया है पहला 1/2 पाई 1/√2 n पाई d, दूसरा दिया 1/√2 अलग है पाई n पाई d², थर्ड दे रहा 1/√2, ये हमने पूरा लिख दिया था, हाँ, √2 n पाई d², ठीक है भाई। तो यही आपका जो दूसरा वाला ऑप्शन है ये सही हो जाता है। तो दूसरा आपका इसमें सही। क्वेश्चन नंबर है वो लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी, हमारे समझ से 34 या 35 क्वेश्चन नंबर होगा। लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 1.5 टाइम्स द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज इंसिडेंट ऑन ए photosensitive material. What will be the photoelectric current if the frequency is halved and intensity is doubled? सबसे पहले हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को थोड़ा सा समझेंगे कि जो कुछ मेटालिक सरफेस होते हैं उस पर जब लाइट इंसिडेंट होती है, इसमें जो फोटॉन्स आते हैं, तो वह सरफेस इलेक्ट्रॉन एमिट करने लगता है, इलेक्ट्रॉन उससे निकलने लगते हैं, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करने लगता है, और उन इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की वजह से करंट फ्लो होने लगता है। तो उसको हम फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। और जो इवेंट है, ये जो घटना है, उसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। इसका नाम 1888 में हालवाइस ने नाम रखा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और इसका एक्सप्लेनेशन वेव थियरी के द्वारा नहीं हो पाया, तो
1805 में आइंस्टाइन ने प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के द्वारा इसकी व्याख्या कर दी। और आइंस्टाइन ने यह बताया कि जब लाइट इंसिडेंट करती है मेटल सरफेस पर, तो लाइट में फोटॉन्स होते हैं। वो फोटॉन एनर्जी के पैकेट होते हैं। वह एनर्जी के पैकेट इलेक्ट्रॉन को मिलता है और इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी के द्वारा उस मेटल को छोड़कर ऊपर उठ जाता है, निकल जाता है बाहर। इसी घटना को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। थोड़ा समझने की कोशिश आप करें कि जो मेटल्स हैं इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन वो फ्री इलेक्ट्रॉन उस मेटल सब्सटेंस के अंदर ही मूव करते रहते हैं, चलते रहते हैं और एट रैंडम मोशन में होते हैं। लेकिन वो हमेशा जो न्यूक्लियस है, पॉजिटिव न्यूक्लियस है, या फिर एक तरह से हम ऐसे कहें कि जिस एटम से इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं वह एटम पॉजिटिव हो जाता है, उसके अट्रैक्शन फोर्स में ही हमेशा वो बने रहते हैं। इस वजह से मेटल को सामान्य ढंग से छोड़ के बाहर नहीं निकल पाते। अब उन्हें बाहर निकलने के लिए अलग से एनर्जी चाहिए। एक तरह से देखा जाए कि मान लो कोई आदमी है जो किसी से कर्ज ले लिया और उस आदमी ने क्या कहा, मान लिया कि उसने 100 रुपये कर्ज ले लिया, लोन ले लिया। तो उसने कहा कि ऐसा है कि ये रीजन मैं बनाता हूँ और जब तक मेरा पैसा 100 रुपये नहीं लौटाते हो तब तक तुमको इस रीजन से बाहर नहीं जाना है। यानी अब वो आदमी इस रीजन के अंदर ही रहेगा, उसके बाहर नहीं जाएगा। वजह क्या बनेगा, वो 100 रुपये जो उसने दूसरे से लिया है। अब क्या हुआ कि वो बाहर जा सकता है अगर वो 100 रुपये लौटाता है। तो अब इसे अगर बाहर से किसी ने, ध्यान से समझिएगा इस बात को, बाहर से किसी ने 50 रुपये दे दिए तो क्या ये इस रीजन से बाहर निकल पाएगा? नहीं निकल पाएगा, क्योंकि उसके ऊपर कर्ज कितना है, 100 रुपये कर्ज है। लेकिन अब ऐसा हो किसी ने 99 रुपये दे दिया तब भी वो नहीं निकल पाएगा। रीजन क्या है कि उसके पास 100 रुपये कर्ज। यहाँ तक कि 99.9 रुपये भी दे दिया जाए तब भी वो बाहर नहीं जा पाएगा। अब इसमें क्या क्लियर होता है कि कम से कम बाहर से कितनी एनर्जी की जरूरत होगी, कम से कम बाहर से 100 रुपए की जरूरत होगी तब वो फ्री हो पाएगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है कि अगर 100 ही रुपए मिल जाए, ठीक है, 100 ही रुपए मिल जाए तो वो क्या करेगा, 100 रुपये उसके पास माइनस था तो +100 आया, -100, प्लस माइनस मिलके 0 हो गया। अब लेकिन यह है कि उसके पास कर्ज नहीं है, अब इस रीजन से बाहर जा सकता है, लेकिन अब इससे दूर नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि अब उसके पास फिर से या कहे पैसे नहीं है या फिर कहिए काफी एनर्जी नहीं है। अब क्या होगा, अब अगर किसी ने 105 रुपये दिया तब क्या हुआ कि उसने 100 रुपया लौटाया, 100 रुपये लौटा दिया। अब 5 रुपये उसके पास प्लस हुए और उसी से वो आगे जाएगा। आइंस्टाइन ने कुछ ऐसा ही बताया कि जितने भी मेटल्स हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन इलेक्ट्रॉनों पर अट्रैक्शन फोर्स के वजह से उनकी एनर्जी होती है नेगेटिव। अब उस वजह से वो बाहर उस मेटल को छोड़ के नहीं निकलते। बाहर निकलने के लिए उनको बाहर से एनर्जी चाहिए। तो जब ये फोटॉन आता है तो एक फोटॉन आया और उसने एक इलेक्ट्रॉन को अपनी एनर्जी दे दिया। क्योंकि फोटॉन एनर्जी देना क्या है, फोटॉन एनर्जी ही है, एनर्जी का पैकेट है, वह इस इलेक्ट्रॉन को मिल गया। अब यहाँ पे एक खास बात है कि अगर इस इलेक्ट्रॉन का जो ये एनर्जी का पैकेट है, इनको जो मिला, अगर इनके कर्ज से बड़ा है तो ये बाहर निकल पाएंगे, अगर नहीं बड़ा है तो बाहर नहीं निकल पाएंगे। ये जो कर्ज है इसको हम कहते हैं वर्क फंक्शन। यानी इलेक्ट्रॉन को मेटल से बाहर निकलने के लिए कम से कम जितनी एनर्जी की जरूरत होती है उसी को हम क्या कहते हैं, वर्क फंक्शन। मतलब क्या हुआ, ये जो h न्यू एनर्जी आई एक इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करते हैं तो h न्यू इज ऑलवेज ग्रेटर दैन W। h न्यू का मान हमेशा W से बड़ा होना चाहिए। क्लियर हो गया? अब देखो, जो लाइट की एनर्जी है वह फोटॉन की जो एनर्जी है वह फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। जितनी बड़ी फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ही अधिक एनर्जी होगी।
तो जिस फ्रीक्वेंसी पर मेटल से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाते हैं उनको कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और उसको हम न्यू नॉट से लिखते हैं। और यह जो W एनर्जी होता है, W एनर्जी यानी जो वर्क फंक्शन होता है उसी के बराबर इसलिए हो जाते हैं कि निकलने के लिए W ऊर्जा चाहिए, और निकलने के लिए कम से कम फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट या न्यू जीरो होना चाहिए। तो ये न्यू जीरो के करस्पॉन्डेंस जो एनर्जी होगी वह W के इक्वल हो जाएगी। तो ऐसे केस में अगर हम W की वैल्यू यहाँ पर लिख देते हैं तो एच न्यू नॉट होगा, W से एच कैंसिल हो जाएगा, न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट। ये हमेशा ध्यान में रखना है। मतलब साफ हो गया कि जो लाइट आ रही है उसकी फ्रीक्वेंसी जो आपका मेटल है उसके थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से बड़ी होनी चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा। या तो इक्वल होना चाहिए या तो बड़ा होना चाहिए। छोटा अगर हो गया तो कभी भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे। ये क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है, तो पूरा हमने इसलिए बता दिया कि इस पे सवाल अगली परीक्षा में भी आने वाले हैं। इसको आप समझ गए तो अगली परीक्षा में जो सवाल आएगा उसे आप कर लेंगे, और मुझे उम्मीद है कि जो हमने बताया 100% समझ में आया होगा। तो अब आइंस्टाइन ने कहा था, आइंस्टाइन का इक्वेशन भी मैं बता देता हूँ। आइंस्टाइन ने ये कहा था कि एच ऊर्जा आ गई फोटॉन की, तो इलेक्ट्रॉन को मिल गई पूरी की पूरी ऊर्जा एनर्जी। तो बहुत जाहिर सी बात है, मैंने जो बताया ना कि अगर आप किसी के पास 100 रुपए कर्ज हैं और उसके पास 150 रुपीज आ गए बाहर से, तो सबसे पहले वो क्या करेगा, 100 माइनस करेगा कि नहीं करेगा, 100 उसको दे देगा, जो बचेगा उससे क्या करेगा भाई, उसी से वो मूव करेगा। तो मतलब क्या हुआ कि अगर मूव करने वाली एनर्जी के विषय में जानकारी हमें चाहिए तो हम क्या करेंगे, जितना कर्ज है, जो एनर्जी मिली है उसमें से ये जो कर्ज है इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, और ये जो मिली इससे हम मूव करने वाले हैं तो यह काइनेटिक एनर्जी एक तरह से हो गई। ऐसे इलेक्ट्रॉन के विषय में भी बात हो गई। इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी अगर हमें निकालनी है, के ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू कितनी मिली, एच न्यू मिली, ठीक है भाई, और कितना कर्ज था उस पर, डब्ल्यू कर्ज था, तो के इज इक्वल टू एच न्यू माइनस डब्ल्यू। अभी समझ गया कि नहीं समझ गए। अब देखो आगे थोड़ा सा बढ़ाते हैं। हमने देखा एच न्यू माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट बनाएगा, एच इसमें से कॉमन भी ले सकते हो, न्यू माइनस न्यू नॉट हो जाएगा। ये हो गई काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यही है आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन वाला इक्वेशन, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज और जान लीजिए कि लेनार्ड और मिलिकन ने बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर, और उससे जो रिजल्ट्स निकले उन रिजल्ट को ही हम कहते हैं रूल्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम। बोर्ड परीक्षा में बहुत पूछा जाता है, इस पर सवाल भी कंपटीशन में बनते हैं। लेकिन एक खास बात है कि आइंस्टाइन का ये छोटा सा इक्वेशन जो लेनार्ड और मिलिकन ने बहुत सारे कंक्लूजन निकाला था एक्सपेरिमेंट के द्वारा, वो सारा इसके द्वारा एक्सप्लेन कर दिए गए। आपको एक और खास बात यहीं पे बता देना जरूरी है कि आइंस्टाइन को जो नोबेल प्राइज है वह थियरी ऑफ रिलेटिविटी पर नहीं मिला था, बल्कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सप्लेनेशन करने के लिए मिला था, ठीक है। 1921 में उनको दिया गया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए नोबेल प्राइज दिया गया था, ठीक है। इसे ध्यान में रखिए। क्वेश्चन जनरल साइंस में, पीसीएस, आईएएस सब में पूछे जाते हैं, और बाकी तो आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है ही। फिलहाल ये सारी बातें हो गई, अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन में यही कह रहा था, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन, उसको पढ़ेंगे। लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 1, देखो फ्रीक्वेंसी न्यू है, उस न्यू को 1.5 टाइम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की, देखो जो फ्रीक्वेंसी है वह 3/2 गुना है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की। ये है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की 3/2 गुना। अब क्या कहता है कि व्हाट विल बी द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इफ द फ्रीक्वेंसी इज हाफ्ड। फ्रीक्वेंसी को आधा कर दें पहले से, और इंटेंसिटी को डबल कर दें। पहली बात तो ये जान लो कि क्लियर हो गया कि जो इलेक्ट्रॉन का मैक्सिमम एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, वह फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगी,
लाइट की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, कभी इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती। तो इंटेंसिटी की तो बात छोड़ दो। अब नंबर आता है ये फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी अब क्या कर दिया गया, अभी तो इलेक्ट्रॉन का एमिशन हो रहा था, लेकिन अब क्या कर दिया गया, अब क्या किया, अब जो किया नया फ्रीक्वेंसी क्या किया, पहले वाले फ्रीक्वेंसी का आधा कर दिया। ठीक है, जब आधा कर दिया तो आप देखेंगे कि यहां पे वैल्यू हम रखेंगे तो 1/2 टाइम आप 3/2 न्यू नॉट, यानी अब आ गया 3/4 न्यू नॉट। हमारे पास जो लाइट की फ्रीक्वेंसी है वो 3/2 न्यू नॉट है, लेकिन अब हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी लाइट की आ रही है वो 3/4 न्यू नॉट है। तो यहां पे आप देखेंगे v की जो वैल्यू है, ये देखो v डैश की जो वैल्यू है वह पहले से क्या हो गई, न्यू नॉट से कम हो गई। क्लियर हो गया ना भाई, ये इज लेस देन न्यू नॉट। ठीक है, और आपको पता है इसी से तो बचना था। मैंने क्या बताया था कि अगर 100 रुपए कर्ज है तो इस क्राइटेरिया को कोई छोड़ नहीं पा रहा है, उसके पास बाहर से 90 रुपए आ गए, 90 रुपए आ गए, तो भी वो नहीं छोड़ पाएगा। छोड़ने के लिए क्या जरूरी है कि जो बाहर से रुपए आए वो कम से कम 100 हो, यानी 100 से बड़ा हो, 100 से कभी छोटा ना हो। तो छोड़ने के लिए जो बाहर से फ्रीक्वेंसी आ रही है उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट और इक्वल टू, ये होना चाहिए। जबकि यहाँ पे नया वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो लेस देन हो गई, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इमिट ही नहीं करेंगे, निकलेंगे ही नहीं। जब निकलेंगे नहीं तो करंट कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो अब इसमें ऑप्शन देखा जाए। पहला ऑप्शन डबल कह रहा करंट डबल हो जाएगा, दूसरा कह रहा 4 टाइम्स हो जाएगा, तीसरा कह रहा 1/4 हो जाएगा, चौथा कह रहा 0 हो जाएगा। आप बताओ क्या हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे भाई, करंट तो इलेक्ट्रॉन जो निकल रहे इलेक्ट्रॉन उनके नंबर पे डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ही नहीं तो करंट कितना होगा, 0 हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका 4 सही हो जाता है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है उसकी तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है वायर ऑफ लेंथ, आपके स्क्रीन पे है, उसे आप पढ़ेंगे। वायर ऑफ लेंथ L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A इज हैंगिंग फ्रॉम ए फिक्स्ड सपोर्ट। एक वायर को ऐसे फिक्स्ड सपोर्ट से टांग दिया गया, लटका दिया गया। द लेंथ ऑफ द वायर चेंजेस टू L1 व्हेन मास M इज सस्पेंडेड फ्रॉम इट्स फ्री एंड। जो नीचे वाला सिरा है उसी से कैपिटल M मास लटका दिया गया। ठीक है भाई, और अब इसका जो लेंथ है L1 हो गया, पहले L था अब L1 हो गया। इसका मतलब साफ है कि कुछ लेंथ बदला। तो आप जाहिर सी बात है कि जब आप एक वायर ऐसे लटका हुआ उसके नीचे कोई मास लटकाएंगे तो क्लियर है कि उसका जो लेंथ है कुछ बढ़ेगा। द एक्सपेंशन ऑफ यंग्स मॉडुलस इज, यंग्स मॉडुलस बताना है आपको, बहुत सिंपल सा मामला है ये। सीधे सीधे मैंने बार बार आपसे कहा है कि सीधे सीधे फार्मूले पर डिपेंड क्वेश्चन ही आपको मिलने वाला है, इसके अलावा दूसरा कोई क्वेश्चन नहीं मिलने वाला। फार्मूला में लिखता हूं y इज इक्वल टू mgl अपॉन पाई आर स्क्वायर एल लिखो, या फिर a स्मॉल एल लिखो। तो एक्चुअली क्या हुआ कि पहले ये वायर मान लो ऐसे था, इसकी लंबाई है, फिर क्या किया, इसके यहां पर कैपिटल M मास को हैंग कर दिया, लटका दिया। ठीक है भाई, ऐसे। तो अब इसकी जो लेंथ है वो हो गई L1, और ये देखो ये है ग्रोथ, ध्यान देना ये है ग्रोथ, जिसको हम लोग स्मॉल एल से लिखे हुए हैं। यहाँ पे M है जो मास हैंग कर रहा है, G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, L इनिशियल लेंथ है उसका, एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है, स्मॉल एल ग्रोथ इन लेंथ है, इंक्रीजमेंट इन लेंथ है, तो उसको मैंने L से लिया है। तो आप जरा ध्यान से देख लो, ये L है, ये L1 है, देयरफॉर स्मॉल l इज इक्वल टू L1 माइनस L। बोलो भाई, कोई कंफ्यूजन है आपको? एकदम सिंपल सा मामला। बाकी सब तो आपके पास है M G कैपिटल L अपॉन A, और उसके बाद क्या लिखोगे, L1 माइनस L। अच्छा, इसके बाद भी कुछ लिखना था, इसके बाद कुछ नहीं लिखना था भाई। अब देखो ये क्वेश्चन आपको डॉक्टर बना सकता है, जरा सोचो, जबकि इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है,
हाँ, ये है कि पॉइंट टू पॉइंट पढ़ने की ज़रूरत है। जो रिक्वायरमेंट हमारा है उसे कंप्लीट करना है, सिलेबस नहीं छोड़ना है, हर चीज़ समझ के चलना है, रटने की कोशिश नहीं करनी है। तो कोई भी क्वेश्चन आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसमें ऑप्शन जो दिया आप स्क्रीन पे देखें क्वेश्चन को, और ऑप्शन जो दिया है पहला है mgl1/al, दूसरा दिया mgl1-l/al, तीसरा है mgl/al1, चौथा है mgl/al1-l। कौन सा सही हुआ, बोलो भाई। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाता है। ठीक है भाई। इसके बाद आप देखेंगे अगला जो क्वेश्चन है, A series LCR circuit is connected to an AC voltage source। स्क्रीन पर क्वेश्चन आप देखेंगे। When L is removed from the circuit, the phase difference between current and voltage is π/3. If instead C is removed from the circuit, the phase difference is again π/3 between current and voltage. The power factor of the circuit is। देखो ध्यान से, पहली बात हम लोग समझे एलसीआर सर्किट के विषय में जानकारी हम लोग प्राप्त करते हैं। एक एलसीआर सर्किट है सीरीज में, तो सीरीज में कैसे बनेगा देखो जरा ध्यान से। यहाँ पे हमने एक इंडक्टर जोड़ा, इंडक्टर का देखो जरा सा हम लोग, ये आपका सिंबल ऐसे होता है इंडक्टर, इसको हम, इसका इंडक्टेंस यल है तो हम ऐसे यल दिखा देंगे। अच्छा, अब यहाँ पे एलसीआर, एक कैपेसिटर जोड़ दिया, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है ये सी हो गया, और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है जिसको हम आर से लिखते हैं, और इसको एक एसी सोर्स के साथ ऐड कर दिया गया सीरीज में, यह बनके तैयार हो गया एलसीआर सर्किट। अब कह रहा था, अब ये जानना खास बात, जरा फेजर डायग्राम के विषय में जाना जाए भाई। फेजर डायग्राम देखो भाई, फेजर डायग्राम हम यहाँ बनाते हैं, बहुत मजा आएगा आपको देख के। इसको देखो बना रहे, जो आर सर्किट होता है या एलसीआर सर्किट में जो वोल्टेज है, यानी इस रेजिस्टेंस का जो वोल्टेज है वह करंट से सेम फेज डिफरेंस में होता है, दोनों का फेज सेम होता है। मतलब ये हुआ कि अगर हम इस डायरेक्शन में वोल्टेज ले लें VR, तो इसी डायरेक्शन में होगा करंट। ये वोल्टेज किसका है, ये रेजिस्टेंस का वोल्टेज है। लेकिन जब एल सर्किट की बात हम करते हैं, इसमें जब देखेंगे तो वोल्टेज ऑफ इंडक्टर, ये क्या होता है, ये लीड करता है, ये लीडिंग होता है किससे, करंट से π/2। तो ये देखो इस डायरेक्शन में हो जाता है VL, और जो कैपेसिटर है इसका जो वोल्टेज होता है वह रिवर्स डायरेक्शन में लीड करता है, यानी ये हो जाता है इस डायरेक्शन में VC। ठीक है, इस तरह से अगर आप देखा, अच्छा फेजर डायग्राम के विषय में जान लो। फेजर डायग्राम एक ऐसा डायग्राम है जो कुछ स्केलर को वेक्टर जैसा शो करता है, डायरेक्शन के साथ शो करता है। तो वोल्टेज आपको पता अच्छी तरह से कि ये स्केलर होता है, तो यहाँ पे सब डायरेक्शन दिखाया जा रहा है, इसलिए इसको फेजर डायग्राम हम कहते हैं। अब देखो ये कह क्या रहा है, बड़ा ध्यान से सुनना कि जब इसमें पहले क्या है लिखा है कि when L is removed from the circuit, L को सर्किट से हटा दिया, L को सर्किट से जब हटा दिया तो CR सर्किट बन गया। CR सर्किट यही ने बना, तो ये देखो π/3 का बन जाता है फेज डिफरेंस। क्या बन जाता है, π/3 का फेज डिफरेंस बन जाता है। रिजल्टेंट जो वोल्टेज है यहाँ पे आ जाता है। और इसके बाद ये कह रहा था कि अगर उसके बजाय हम इसको हटाते हैं तो फिर से उतने ही फेज डायग्राम आपका बन जाता है। इसका मतलब पहले केस में अगर हम फेज डायग्राम को देखें, ये जरा ध्यान से देखना आप, तो tan ऑफ π/3 इज इक्वल टू, अगर हम लिखें यहाँ पर तो ये आपका होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, VC है, और VC अपॉन क्या है, ये VR है। ध्यान देना, VC इज इक्वल टू IXC। देखो जिस तरह से इसका रेजिस्टेंस होता है उसी तरह से इस C का भी रेजिस्टेंस होता है,
और उस रेजिस्टेंस को हम XC से लिखते हैं। ऐसे ही L का भी रेजिस्टेंस होता है, उसको हम XL से लिखते हैं, तो IXC अपान IR। तो यहां से आपको मिला XC अपान R, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरह से जब हम ये C को हटा देते हैं तो बचता है फिर से tan फाई का फेज डिफरेंस आ जाता है, और उस समय क्या होता है, VL अपान VR होता है, क्योंकि अब देखो ये हमें चाहिए, ये tan पाई बाई 3 इक्वल टू दिस इज VL इस डायरेक्शन में, और अपान इस डायरेक्शन में क्या है, VR है। और अब देखो I XL ये हो जाएगा और ये I इंटू R हो जाएगा, I से I कैंसिल हो जाएगा, ये XL अपान R बच जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव, दोनों ही tan पाई बाई 3 के इक्वल है, इसलिए XC अपान R इज इक्वल टू XL अपान R। This implies that XC is equal to XL। किसी भी सर्किट में अगर XC is equal to XL हो जाता है तो वह सर्किट में क्या होने लगता है, रेजोनेंस होने लगता है, और उस समय करंट मैक्सिमम हो जाता है और जो उसका रेजिस्टेंस है वो मिनिमम हो जाता है। ऐसे केस में जो आपका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस बनता है वह जो आपका जो आपका रजिस्टर का रेजिस्टेंस होता है उसी की इक्वल हो जाता है, Z इज इक्वल टू R। और अब जानना है, पूछा क्या है, cos फाई की वैल्यू। तो अब इतना समय आपको थोड़ी लगेगा क्वेश्चन को करने में, बस छोटा सा एक फार्मूला है, उसी से क्वेश्चन हो जाएगा। हमें बस ये जानना था कि XL बराबर XC, XL बराबर XC आ गया, ये रेजोनेंस हो रहा है इस सर्किट में, इस समय Z इज इक्वल टू R होगा, और cos फाई का फार्मूला होता है R अपान Z। cos फाई इज इक्वल टू R अपान Z, पावर फैक्टर यही है cos फाई। R और Z दोनों इक्वल है तो R बाई R ही लिख सकते हैं, इज इक्वल टू कितना आया, 1 आया। ये देखो यही आपका आंसर है, 1। क्लियर हो गया। अब आप स्क्रीन पर फिर से एक बार देखें, ये आपका जो ऑप्शन है, पहला दिया है 0, दूसरा दिया 0.5, तीसरा दिया 1.0, चौथा दिया है -1.0। आंसर कितना आया, 1.0, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाता है। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बस यही 2 बात जाननी थी, हमें ये जानना था, उसके बाद ये फार्मूला जानना था, इसके अलावा कुछ नहीं जानना था। और जब आप पढ़ेंगे, अभी तो मैं थोड़ा सा शार्ट करके पढ़ाया, पूरी बात नहीं समझाया यहाँ पे, लेकिन जब आप पढ़ेंगे LCR सर्किट, आप पढ़ेंगे अल्टरनेटिव करंट पढ़ेंगे, एक बार पढ़ने के बाद कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, इसकी गारंटी है। लेकिन आपका क्वेश्चन विद इन 10 सेकेंड में होना है, ये बस इतनी सी जानकारी आपको हो जाए जो मैंने बताया, तो 10 सेकेंड के अंदर आप क्वेश्चन को कर जाएंगे। और जब बढ़िया से पढ़े रहेंगे तो सारे क्वेश्चन ऐसे ही आप बड़े ही आसानी से कर जाएंगे। आज चूंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, ऐसे कुछ क्वेश्चन मिले जिसमें अधिक से अधिक बताने की ज़रूरत पड़ी है, क्योंकि हम इसलिए अधिक से अधिक बता रहे हैं क्योंकि आगे आपको नीट 2021 में बैठना है, इस पर क्वेश्चन उसमें भी मिलेंगे। तो ये पूरा सिस्टम हमने समझा दिया, कुछ टेक्निक्स भी बता दिए। आगे फिर हम कल मिलते हैं, कल फिर वीडियो अपलोड होगा।